हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग पढ़ते हैं मोशनल ईएमएफ। ठीक है, आज हम लोग पढ़ते हैं मोशनल ईएमएफ फ्रॉम फैराडेज लॉ। अब मोशनल ईएमएफ फ्रॉम फैराडे लॉ में हमारे पास क्या होता है कि एक यू शेप की कंडक्टिंग वायर होती है और एक हमारी सीधी स्ट्रेट वायर है पीके। ठीक है, और ये यू शेप वाला जो हमारा कंडक्टिंग वायर है, दिस इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, ये जो क्रॉस साइन बने हैं ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन है इनवर्ड। ठीक है, तो जब इस में हम पीक्यू वायर को इसके ऊपर मूव कराते हैं तो मोशन के वजह से क्या होता है, जब ये कंडक्टिंग वायर मूव करता है तो आप खुद सोचो कि अभी ये पीक्यू वायर यहाँ पे है एक्स डिस्टेंस पे फ्रॉम आर एस इंड, और अगर किसी इंस्टेंट पे अगर यही पीक्यू वायर हमारा यहाँ पे आ जाए, ये पीक्यू वायर कहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, तो आप क्या देखोगे कि भाई पहले कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस लूप से पास हो रहा था, अब ज़्यादा हो गया है। यानी जैसे जैसे ये मूव कर रहा है वैसे वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेज आ रहे हैं। तो इस चेंज की वजह से इस पीक्यू वायर के एंड पे एक ईएमएफ आ जाता है जिसे इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। ठीक है, और उसी ईएमएफ की वैल्यू हम इक्वेट करते हैं और वही ईएमएफ हमारा मोशनल ईएमएफ होता है। यानी कह सकते हैं कि मोशनल ईएमएफ को अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम कह सकते हैं कि मोशनल ईएमएफ इज डिफाइंड एज द इंड्यूस्ड ईएमएफ एट द एंड ऑफ कंडक्टिंग वायर पीक्यू। ठीक है, कि मोशनल ईएमएफ इज डिफाइंड एज द इंड्यूस्ड ईएमएफ एट द एंड ऑफ कंडक्टिंग वायर पीक्यू ड्यू टू इट्स मोशन इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज या इट्स एन इंड्यूस्ड ईएमएफ at an end of conducting wire PQ due to its motion in uniform magnetic field. ठीक है, इज दैट क्लियर। नाउ द नेक्स्ट, अब सपोज मान लेते हैं कि एट एनी इंस्टेंट टी जो PQ है, PQ वायर, PQ इज एक्स डिस्टेंस फ्रॉम RS, यानी RS से एक्स डिस्टेंस पे है और किस डायरेक्शन में जा रहा है, राइट डायरेक्शन में जा रहा है। देन तो एट दिस टाइम मैग्नेटिक फ्लक्स, क्या मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी इज इक्वल टू, तो क्या होता है भाई बी ए कॉस थीटा। फाई बी की वैल्यू क्या होती है, बी ए कॉस थीटा। बी की वैल्यू तो बी है, एरिया ऑफ द लूप, तो इस लूप का एरिया हमारा कितना बना, तो एरिया हमारा बना लेंथ इंटू ब्रीथ। ठीक है, तो एल इंटू एक्स, तो एल एक्स हो गया कॉस थीटा। अब जो ये एंगल है ये तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर ऑफ द लूप के बीच निकालते हैं। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड हमारा इनवर्ड है तो इस लूप का एरिया वेक्टर भी हम इनवर्ड ले लें, यानी बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। दैट्स वाई एंगल थीटा की वैल्यू 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो हमारी फाई बी उस इंस्टेंट टी पे क्या मिला, BLX मिला। क्या मिला, BLX मिला। नाउ बाय यूजिंग लॉ ऑफ फैराडे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फैराडे, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ ईएमएफ बराबर क्या होता है भाई, तो माइनस, ठीक है, डी फाई बी अपॉन डी टी एट दैट इंस्टेंट। सो ई इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी, या फाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, BL x। अब हम क्या करेंगे, इसको हम इक्वेट कर ले, इसको, ये तो हमारा कांस्टेंट टर्म है, तो ई बराबर आ गया माइनस का BL इंटू डी एक्स बाई डी टी। अब सबको पता है कि डी एक्स बाई डी टी, इस चीज़ को फिर हम लोग ऐसे लिख लेते हैं कि BL इंटू माइनस डी एक्स अपॉन डी टी। अब भाई देखा जाए तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्योंकि जब ये v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो डिस्टेंस बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, डिस्टेंस हमारा कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है।
बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स भी हमारा कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम ये वेलोसिटी की वैल्यू की बात करें तो वेलोसिटी के डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में ही तो इतना मतलब टी टाइम बाद यहाँ पे है, फर्दर डी टी टाइम बाद कुछ और डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो ये वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू, इस वाले वैल्यू को हम लोग क्या लिख लेते हैं कि डिस्टेंस अपॉन टाइम है, दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी, दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी पूरा माइनस साइन के साथ। तो ई बराबर हमारा क्या आ गया, बी एल इंटू वी। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ फ्रॉम लॉ ऑफ फैराडे। तो दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ फॉर मोशनल ईएमएफ। तो ये चीज़ अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बताते हैं आपको, देखो बच्चों, अब हम बताते हैं आपको फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल भी हमारा ऐसे ही होता है कि हम अपने थंब के पास, राइट हैंड के थंब के पास के दो फिंगर्स को यानी फोर्थ फिंगर और थर्ड फिंगर को इस तरीके से स्ट्रेच करें कि ये तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। ध्यान से देखना, ऑल दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। थंब ऊपर जा रहा है, ये ऐसे है, ये ऐसे, यानी इसके बीच में एंगल 90 डिग्री, इसके बीच में एंगल 90 डिग्री और इसके बीच में एंगल 90 डिग्री हो, ठीक है। और इस वाले को यानी जो हमारी फोर्थ फिंगर है, इसको अगर हम रखें मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में और इसको रखें जिस डायरेक्शन में करंट, इंड्यूस्ड करंट फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में, तो ये वाला जो थंब होता है ये कंडक्टर के मोशन को रिप्रेजेंट करता है कि कंडक्टर हमारा किस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। जैसे यहाँ पे आप देखो एक फिगर मैंने बनाया, दिस इज द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट, दिस इज द साउथ पोल ऑफ मैग्नेट। तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जा रही हैं। हमने देखो इस वाले फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रख लिया और देखो ये कंडक्टिंग वायर लिया है। अब कंडक्टिंग वायर में करंट के डायरेक्शन को हमने इधर से नीचे की तरफ दिखाया, तो इस फिंगर को इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन में हमने रख दिया। तो अब हमारा थंब किधर है, तो ये जो बोर्ड है इस बोर्ड के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड है, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड है। इसका मतलब कि ये कंडक्टिंग वायर इस फील्ड में कैसे भागेगा, ये पूरा का पूरा वायर ऐसे ऊपर की तरफ मूव कर रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे कि राइट हैंड थंब रूल में क्या होता है कि राइट हैंड के थंब को फोर्थ फिंगर और थर्ड फिंगर को इस तरीके से स्ट्रेच करें कि दे ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन थंब रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर, fourth finger represent direction of magnetic field and the third finger represent direction of induced current, direction of induced current. Is that clear? तो ये था हमारा फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। अब नेक्स्ट बताते हैं हम आपको, ठीक है। अब हम आपको नेक्स्ट बताते हैं, देखो तो अब हम पढ़ते हैं इंड्यूस्ड करंट। तो अभी हम लोगों ने मोशनल ईएमएफ निकाला, मोशनल ईएमएफ ई की वैल्यू क्या आई थी, BL/V। अब हमको निकालना है इंड्यूस्ड करंट इन द कंडक्टिंग वायर। तो जो उसमें कंडक्टिंग वायर था, जैसे ये हमारा मोशनल ईएमएफ का डायग्राम था, ये हमारा कंडक्टिंग वायर था PQ और ये हमारे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ था सब, है ना, कुछ इस तरीके से था। तो इसके एंड पर में जो भी ईएमएफ आया उसकी वैल्यू तो हम लोगों ने निकाल ली कि BL/V। अब इसमें कितना करंट पास हो रहा है, यानी जो करंट इसमें पास हो रहा है वो हमारी इंड्यूस्ड करंट है। तो करंट का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, तो करंट बराबर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग कि भाई जो वोल्टेज है डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो कंडक्टिंग वायर है तो इसका अपना खुद का कुछ रेजिस्टेंस भी तो होगा, तो इसका अपना एक रेजिस्टेंस है। अब आ गया वैल्यू कितना, तो BL/V डिवाइडेड बाई R। तो दिस इज द इक्वेशन फॉर इंड्यूस्ड करंट। ये हमारा किसका इक्वेशन हो गया, इंड्यूस्ड करंट का हो गया। अब हमारे पास बात आती है, देखो इसमें एक इंड्यूस्ड चार्ज भी आता है, वो नहीं लिखा है। अब आगे चलो बात करते हैं, इंड्यूस्ड चार्ज भी हम लोग निकालेंगे ऐसा आगे चल के। तो फोर्स ऑन द मूवेबल आर्म, ये जो हमारी मूवेबल आर्म थी, जो हमारी चाहे राइट साइड आप मूव कराओ चाहे लेफ्ट साइड मूव कराओ, कहीं भी आप एक तरफ मूव करा रहे हो, ठीक है, तो इस पे फोर्स तो लग रहा होगा ना मैग्नेटिक, क्योंकि भाई अब मूव कराने की वजह से क्या हो रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेज हो रहे हैं, EMF आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब फोर्स भी तो लगेगा इस पे। तो उस फोर्स की क्या वैल्यू हो सकती है, तो हम लोगों ने पहला कर लिया, ठीक है। अब हम दूसरा करने जा रहे हैं कि फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला आपने भी पता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर के केस में क्या होता है, तो फोर्स इज इक्वल टू IBL sin थीटा, IBL sin थीटा। अब I की वैल्यू तो हमारे पास मिल गई कि BL/V डिवाइडेड बाई R है, और B भी हमारे पास मिल गया, ये L लिखा L। अब बात आती है कि साइन थीटा कितना लें, कि साइन थीटा की वैल्यू कितना ले। तो यहाँ पे जो है हम थीटा किसके लिए लेते हैं, जो करंट एलिमेंट है और मैग्नेटिक फील्ड है उसके अकॉर्डिंग हम लोग लेते हैं। एंड इस दोनों फिगर में करंट कैरिंग एलिमेंट, मैग्नेटिक फील्ड, ये सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे साइन 90 डिग्री आ जाएगा, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो कुल मिला के यहाँ पे 1 आ जाएगा, और 1 से इसमें पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आ गया भाई, तो आ गया BA² L²
V डिवाइडेड बाई R। ये हमारा क्या निकल के आया, ये हमारी फोर्स की वैल्यू आई जो इस वायर पे हमारे एक्ट हो रहा था। तीसरा हमारे पास है कि पावर डिलीवर्ड बाय द एक्सटर्नल फोर्स, कि इस पे कितना पावर डिलीवर्ड हो रहा है इस फोर्स की वजह से। तो हमने कहा पावर का फार्मूला होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो फोर्स की वैल्यू हमको मिल ही गई कि भाई B² L² V डिवाइडेड बाई R इंटू वी। अब ये दोनों V मिलके क्या हो गए, तो हमारा दोनों हो गए B² L² V² डिवाइडेड बाई R। तो इतना पावर डिलीवर्ड हो रहा है इस फोर्स के वजह, एक्सटर्नल फोर्स के वजह से इस वायर को, ठीक है। बिना पावर के तो मूव नहीं करेगा, ठीक है। तो पावर डिलीवर्ड की वैल्यू भी हमारी आ गई। अब हमारे पास आ जाता है कि पावर डिसिपेटेड, यानी पावर का नुकसान कितना हुआ, यहाँ पे कितना खर्च हुआ PQ वायर में, ठीक है। जरा डस्टर देना भाई, ठीक है। तो अब देखो बच्चों बताते हैं कि कितना पावर हमारा डिसिपेट हो रहा है उस PQ वायर में। तो पावर डिसिपेटेड, तो रेजिस्टेंस के वजह से ही हमारा पावर का लॉस होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो पावर बराबर अब क्या ले लेंगे कि भाई I² क्या होता है, पावर इज इक्वल टू VI होता है। सिंपली देखो ऐसे लिख लो, पावर इज इक्वल टू क्या होता है V इंटू आई। V बराबर क्या होता है I इंटू R। तो हमारे पास पावर की वैल्यू क्या आ गई I² R। अब I की वैल्यू हमको मिल गया है BLV, तो हमने लिख लिया BLV डिवाइडेड बाई R, स्क्वायर है स्क्वायर। पावर लॉस का नुकसान कहाँ होगा, रेजिस्टेंस में होगा, इसलिए इस वोल्टेज को हमने IR के फॉर्म में लिखा था, ठीक है। तो ये हमारा हो गया R। अब सिंप्लीफाई कर लिया जाए, तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो B² L² V², यहाँ पे क्या आएगा V² डिवाइडेड बाई R² मल्टीप्लाइड बाई R, एक R से एक R कैंसिल। तो हमारे पास कितना बचा, केवल इतनी वैल्यू बची, केवल इतनी वैल्यू बची पावर डिलीवर्ड, पावर डिसिपेटेड की। तो पावर डिसिपेटेड की वैल्यू भी आपकी आ जाती है पावर डिलीवर्ड के बराबर, ठीक है। इसके बाद बात आती है कि इंड्यूस्ड चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, इंड्यूस्ड चार्ज की वैल्यू कितनी होगी। तो चलो इंड्यूस्ड चार्ज की वैल्यू भी हम आपको बताते हैं कि इंड्यूस्ड चार्ज की वैल्यू कितनी होगी। इंड्यूस्ड चार्ज भी आप देख लो, ठीक है। तो इंड्यूस्ड चार्ज की बारी आ गई कि इंड्यूस्ड चार्ज कितना होता है। तो भाई देखो करंट बराबर क्या होता है, करंट बराबर हम EMF बाई R लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। और ये इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फैराडे। तो हम कह सकते हैं, माइनस के साइन को थोड़ी देर के लिए हम इग्नोर कर दें, तो होता है ΔΦ अपॉन ΔT, ठीक है। और ये हमारा R है, ये हमारा R हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इलेक्ट्रिक करंट जो होता है ये ऑल्सो हम इसको ऐसे लिखते हैं ΔQ अपॉन ΔT, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ΔQ अपॉन ΔT। तो इलेक्ट्रिक करंट वाली वैल्यू को हमने इस तरीके से लिख दिया और इसको सिंप्लीफाई कर लिया, तो क्या आ गया 1/R इंटू ΔΦ, और ये मैग्नेटिक फील्ड वाला फ्लक्स होता है अपॉन ΔT। अब देखो ΔT कैंसिल हो गया, तो ΔQ की वैल्यू हमारे पास कितना आया, चेंज इन इतना अपॉन R, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इंड्यूस्ड चार्ज की वैल्यू जो है, इंड्यूस्ड चार्ज की जो वैल्यू है इन टाइम ΔT, इन टाइम ΔT, उसमें किसके बराबर आया, तो इस टाइम ड्यूरेशन में जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टिंग वायर, जो PQ हमारा वायर लगा हुआ था, ठीक है। तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाय R के बराबर हो जाएगा, और ये चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अकर्स इन ΔT टाइम। तो जो इंड्यूस्ड चार्ज की वैल्यू आएगी हमारी, दैट इज इक्वल टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। अब हम आप लोगों को जो है, बच्चे बड़ी डिमांड कर रहे हैं कि सर AC के कुछ न्यूमेरिकल्स बता दीजिए, तो अब हमारा वीडियो जो रहेगा AC के न्यूमेरिकल्स बेस्ड रहेगा, ठीक है।